में ग्राउंड रिपोर्ट रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के मौजूदा सांसदों के लिए अपने ही बने हैं चुनौती। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए विधायक सांसदों पर भारी। जहां लोकसभा क्षेत्र के विधायक ही सांसद के खिलाफ जुगाड़ लगा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए विधायक सांसदों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लिए बन गई है, जहां बीजेपी के कुछ विधायकों को टिकट मिलने के आसार हैं। बीजेपी और सहयोगी अपना दल एस को मिलाकर 66 सांसद लोकसभा टिकट वितरण पार्टी के लिए चुनौती बन चुके हैं। तो पूरब से पश्चिम तक के विधायक टिकट के लिए दौड़ में जुटे हुए हैं। कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी की सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नाम की चर्चा है। तो प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी की सीट भी खतरे में है। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे की सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह लगा रहे हैं जुगाड़। देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी की सीट पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की चर्चा है। तो सांसद हरीश द्विवेदी के सामने बस्ती में पूर्व विधायक सीपी शुक्ला लगे हुए हैं। तो अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के लिए भी चुनौती है, जहां बाराबंकी सांसद उपेंद्र रावत के सामने प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के नाम की चर्चा हो रही है। तो विधायकों और सांसदों के बीच जुगाड़ बैठाना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो दिग्गज चेहरे हैं, अब उनको समन्वय बनाने की जरूरत है। तो बीजेपी के मौजूदा सांसदों के लिए अपने ही चुनौती बन चुके हैं, जहां लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए विधायक सांसदों पर भारी नजर आ रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र के विधायक ही सांसद के खिलाफ जुगाड़ लगा रहे हैं। तो बीजेपी के कुछ विधायकों को टिकट मिलने के आसार हैं और इन आसार के चर्चाओं के बीच सांसदों की नींद उड़ गई है और वो भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो लोकसभा टिकट वितरण पार्टी के लिए बड़ी चुनौती अब बनता जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, विधायकों और सांसदों के बीच जिस तरीके से ये चल रहा है, समन्वय बैठाने की अब जरूरत है। जहां सांसदों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं विधायक, जुगाड़ लगाया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। लेकिन इस बार तमाम जो लोकसभा प्रत्याशी सांसद हैं, उनका टिकट कटने की पूरी उम्मीद। लमसम 20% सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कटेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि देवरिया सांसद होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र की वजह से उनका टिकट कटेगा। 75 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है। इसके अलावा अगर कानपुर की बात करें, सत्यदेव पचौरी हैं, उनका भी टिकट कटने की पूरी संभावना है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी है, उन पर भी मंथन हो रहा है। इसके अलावा बात करें, देवरिया सांसद हैं विजय द्विवेदी, माफ कीजिए, कुशीनगर सांसद विजय द्विवेदी, उन पर भी मंथन हो रहा है। बाराबंकी सीट है। ये तमाम सीटें हैं जहां को लेकर के कहीं ना कहीं लोग अपने जुगत में लग गए हैं कि वहां से उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनको टिकट मिले। और विशेष तौर पर जो लोकल विधायक हैं, वो अपने आप को मजबूत दावेदार मान रहे हैं इन सीटों पर। उसको लेकर के अब जिले से लेकर के लखनऊ तक की दौड़ लगाने में वो लगाए हुए हैं। लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं कि उनको सांसद प्रत्याशी बनाया जाए लोकसभा में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने ही लोग जो हैं सांसदों के, वो उनके खिलाफ सामने खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, तमाम ऐसे जिले लोकसभा सीटें हैं जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मूड बना लिया है कि वहां पर प्रत्याशी बदलना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो हैं वर्तमान सांसद, वो चाह रहे हैं कि उनके ही किसी घर के व्यक्ति को टिकट मिले। तो ऐसे में कहीं ना असमंजस की स्थिति पार्टी के सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थानीय सांसद, उनके पास भी जनाधार है। तो ऐसे में पार्टी चाहेगी वो भी नाराज ना हो। तो देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अंतिम निर्णय अपना क्या लेती है। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से टिकटों को लेकर जो ये जंग है, अब उसके दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं, वो किस तरीके से अपना किरदार निभाते हैं और एक समन्वय के साथ सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, ये देखना होगा। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।
बढ़ते आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लखनऊ दौरा आज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से वो मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ वो समर्थन मांगेंगे। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और इस बीच वो लखनऊ का आज दौरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे और अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की जो कोशिश में लगे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उसको और ज्यादा धार देने का प्रयास इस दौरान किया जाएगा। आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। राज्यों के सीएम से वो मुलाकात कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं और आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात राजधानी लखनऊ में होगी। तो बड़ी अपडेट और इस बीच जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरीके से राज्यों का दौरा कर रहे हैं, समर्थन जुटाने की जो कोशिश है, बड़ी उम्मीदें हैं उनको इससे, और आज वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। क्या समर्थन मिलेगा, कितनी उनको उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों पर अखिलेश यादव कितने खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, दिल्ली में घमासान मचा हुआ है कि दिल्ली सरकार चाह रही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का हक उनके पास रहे। हालांकि एलजी ने पहले हक अपने पास रखा था, केंद्र सरकार ने कहा था एलजी इस ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, लेकिन दिल्ली सरकार कोर्ट गई थी, कोर्ट से राहत मिली थी और कोर्ट ने कहा था ये हक जो है दिल्ली सरकार के पास रहेगा। लेकिन इसके बाद जब हाई कोर्ट से कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास हक रहेगा, लेकिन उसके बाद अब केंद्र सरकार अध्यादेश लाना चाह रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल काफी परेशान है, क्योंकि उनको बखूबी पता है अगर उनके पास प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का हक नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर अधिकारी कहीं उनकी बात नहीं मानेंगे, अधिकारी सरकार की सुनेंगे नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को कोई मतलब नहीं बचेगा। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल अब प्रदेश जाकर के विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि अध्यादेश जब आएगा तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां कमजोर दिख रही हैं, क्योंकि अभी विपक्षी पार्टी एकजुट भी नहीं हो पाई हैं। वहीं दूसरी ओर जो सरकार है वो दोनों सदनों में मजबूत स्थिति में है, चाहे राज्यसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें। ऐसे में अध्यादेश जब आएगा तो उसका पास होना लगभग माना जा रहा है उसको पास होना ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल उसको लेकर के रणनीति अभी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसी के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं सभी पार्टियों के बीच में। अरविंद केजरीवाल आज जब वो 2:30 बजे के लगभग लखनऊ पहुंचेंगे, इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं सांसद राज्यसभा जो हैं संजय सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव से क्या कुछ बात होती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और देखिए जितनी उम्मीदें हैं उनको, वो उम्मीदें जो हैं उनकी पूरी हो पाती है कि नहीं इस राजधानी के दौरे के दौरान, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली से अब खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एमएसपी को मंजूरी पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। खरीफ फसलों के एमएसपी को मिल सकती है मंजूरी। धान का एमएसपी 100 से 120 रुपए क्विंटल बढ़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एमएसपी को मंजूरी मिलना संभव बताया जा रहा है। खरीफ फसलों के एमएसपी को मिल सकती है मंजूरी। तो धान का एमएसपी 100 से 120 रुपए क्विंटल बढ़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट दिल्ली से, महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय कैबिनेट की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में एमएसपी को मंजूरी संभव, तो वहीं खरीफ फसलों के एमएसपी को भी मंजूरी मिल सकती है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? आज ये खास कैबिनेट की बैठक और बताया जा रहा है एमएसपी को मंजूरी मिल सकती है खरीफ फसलों के लिए, क्या कुछ और संभावनाएं हैं? चर्चा का विषय क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है तो आपने देखा कि जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने कामकाज का लेखा जोखा कहीं ना कहीं एक तरीके से देते हैं और आगे की योजनाओं पर भी बातचीत होती है। निश्चित रूप से एमएसपी को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से एमएसपी के अगर हम बात करें उसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या अलग अलग सेक्टरों की बात करें। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और निश्चित रूप से करीब 3 बजे के आसपास
संभवतः केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की जाएगी, क्योंकि आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें बताया जाएगा कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आज फैसलों पर मंजूरी मिलती है, इसका इंतजार सभी करेंगे। किसानों को राहत मिलती है कि नहीं, एमएसपी पर क्या चर्चा होती है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। ठीक है, नजर बना के रखिएगा पीयूष, आप बहुत शुक्रिया आपका। तो धान का एमएसपी 100 से 120 कुंटल बढ़ सकता है। बड़ी अपडेट, खरीफ फसलों के एमएसपी को मिल सकती है मंजूरी। तो बैठक में एमएसपी को मंजूरी संभव बताई जा रही है खरीफ फसलों के लिए भी। नोएडा से अब खबर, जहां बीजेपी की टिफिन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी की टिफिन बैठक आज नोएडा में और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ मंथन होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे नड्डा। सभी कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा ने कहा है कि घर से टिफिन लेकर आएं। पीएम मोदी के सफल कार्यकाल के कार्यक्रम को सफल बनाने का भी मंत्र देंगे। पुराने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कवायद होगी इस दौरान। तो एक बार चाय पर चर्चा और चाय पर चर्चा के बाद अब टिफिन चर्चा, तो दोनों ही प्रचलित है और इसी के चलते अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्योंकि इसमें शिरकत करेंगे और जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। इसी के साथ साथ जो रूठे कार्यकर्ता हैं उनको मनाने का भी प्रयास किया जाएगा। बीजेपी का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, और इस संकल्प को आगे कैसे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल के बाद अब जो बचा हुआ 1 साल है उसमें क्या कुछ करना है, क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी इस टिफिन चर्चा में, और इसको लीड करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लखनऊ से अब खबर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बांदा और फतेहपुर का दौरा है। आज सुबह 11 बजे मंडपम हॉल बांदा में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर फतेहपुर में आयोजित मोर्चा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बांदा और फतेहपुर का दौरा आज सुबह 11 बजे मंडपम हॉल बांदा में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर फतेहपुर में आयोजित मोर्चा सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बांदा और फतेहपुर का दौरा आज है और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर फतेहपुर में आयोजित मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फर्रुखाबाद से अब खबर, नामजद हत्यारोपी का वीडियो वायरल। 10 दिन पहले हुई हत्या मामले में तीसरे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने नामजद हत्यारोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। ग्रामीणों ने हत्यारोपी को पुलिस की बाइक पर ले जाते हुए वीडियो किया था वायरल, जहां पुलिस नामजद आरोपी को घटना में संदिग्ध मान रही है। सीसीटीवी में कानपुर होने का हवाला दे रहे पुलिस अधिकारी कई घंटों के बाद भी पुलिस अधिकारी नहीं दे रहे हैं जवाब। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गैसिंगपुर ग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस नामजद आरोपी को घटना में संदिग्ध मान रही है और इसके चलते सीसीटीवी में कानपुर होने का हवाला दे रहे हैं पुलिस अधिकारी। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बिल्डिंग से गिरा किशोर। बीती रात बिल्डिंग से गिरने से किशोर की मौत हो गई। रेड एप्पल सोसाइटी की बिल्डिंग से किशोर गिर गया। नग्न अवस्था में था किशोर। सोसाइटी निर्माणाधीन होने के कारण बंद है। राजनगर एक्सटेंशन की रेड एप्पल सोसाइटी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो रेड एप्पल सोसाइटी की बिल्डिंग से किशोर गिर गया, जिसकी मौत हो गई है। नग्न अवस्था में किशोर था। रेड एप्पल सोसाइटी की बिल्डिंग से गिरा है किशोर। तो बताते चले कि निर्माणाधीन होने के कारण बंद है राजनगर एक्सटेंशन की रेड एप्पल सोसाइटी। चंदौली से अब खबर, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए हैं। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद आनंद फानन में पुलिस पहुंची है।
सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर से बाराती भूशी गांव से ताला तेंदुए जा रहे थे, तो वहीं चकिया कोतवाली क्षेत्र के भीषमपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए कुछ बाराती जो हैं भूसीकृतपुरवा गांव जो पड़ता है साहबगंज में, वहां से तेंदुई ताला जो चकिया क्षेत्र में है, तो ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ के जा रहे थे। तो उसमें जो है ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर उसमें पलट गई थी, जिसकी वजह से कुछ जो है 11 लोग उसमें जख्मी हो गए थे। मौके पर जो है उनको हॉस्पिटल पे लेके आया गया। यहाँ पर 2 लोगों की जो है मतलब उसमें मृत्यु हो गई है। बाकी लखनऊ से अब खबर, इनकम टैक्स कमिश्नर की पत्नी का वीडियो वायरल। पीसी मौर्य की पत्नी का वीडियो वायरल। दबंगई के साथ गैराज का ताला तोड़ते हुए वीडियो वायरल। इनकम टैक्स कमिश्नर की पत्नी की पैरवी सपा का बड़ा नेता कर रहा है। सूत्र के हवाले से ये खबर है, जहां पीड़िता मोनी की सुनवाई नहीं कर रही है पुलिस। नेहरू एनक्लेव में रसूखदार महिला कब्जा कर रही है। गोमती नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अमरोहा से अब खबर, 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव किया। पूजा पाठ का विरोध करने को लेकर यह विवाद हुआ। पूजा पाठ करते वक्त पथराव किया गया। पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात को देखते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव नानक नगली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पूजा पाठ करते वक्त पथराव किया गया। पथराव का वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर जारी है। थाना आलमबाग में भीषण हादसा हुआ। रोडवेज बस ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को रौंद दिया। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। जहां थाना आलमबाग क्षेत्र बस अड्डे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रोडवेज बस ने पैदल जा रहे एक बुजुर्ग को रौंद दिया। गंभीर चोटें आई और अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लखनऊ से अगली खबर, आवारा कुत्तों की शिकार हुई 2 मासूम बच्ची। घर के बाहर खेल रही मासूम को आवारा कुत्तों ने नोचा है। आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चियों को काटकर घायल किया है। नगर निगम जोन 1 में आवारा कुत्तों के आतंक से स्थानीय लोग परेशान हैं। तो वजीरगंज थाना क्षेत्र के अस्तबल चारबाग खटिया खाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 बच्चियां शिकार हुई हैं आवारा कुत्तों के, जहां आवारा कुत्तों ने 2 बच्चियों को काटा है। मासूम ये बच्चियां हैं, घर के बाहर खेल रही थी और इस दौरान आवारा कुत्तों के आतंक से पहले ही स्थानीय लोग परेशान थे और अब इन 2 बच्चियों को आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है। तो वजीरगंज थाना से क्षेत्र के अस्तबल चारबाग खटकियाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली से अब खबर, 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बाटला हाउस में बॉक्स में मिला 2 बच्चों का शव। भाई बहन बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। दोपहर से अपने घर से गायब थे दोनों मासूम। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बाटला हाउस में बॉक्स में मिला 2 बच्चों का शव। भाई बहन बताए जा रहे हैं दोनों ही मृतक। दिल्ली पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोपहर से अपने घर से गायब थे ये दोनों मासूम और अब एक बॉक्स में बंद मिले हैं बाटला हाउस में। लगातार अब इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। 2 बच्चों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दिल्ली से अगली बड़ी अपडेट, विनेश फोगाट के गांव बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत। बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत की अगुवाई सांगवान खाप करेगी, जहां महापंचायत में विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी आएंगी। तो बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत की अगुवाई सांगवान खाप करेगी। महापंचायत में विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी आएंगी।
विनेश फोगाट के गांव बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत, जहां बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत की अगुवाई सांगवान खाप करेगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस महापंचायत को लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए, लगातार जिस तरीके से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पहलवान हरिद्वार पहुंच गए और अपने मेडल को बहाने की कोशिश की। उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसान है वो पहलवानों के समर्थन में आ गए और लगातार जो खाप पंचायतें हैं वो भी बुलाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की अगर हम बात करें, उनके गाँव में एक महापंचायत चूंकि बुलाई गई थी। अब देखना होगा कि आज ये खाप पंचायत हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि ये महापंचायत आज होगी। क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अभी भी सरकार के जो सरकार जो है वो चर्चा कर सकती है पहलवानों से। अगर पहलवानों को कोई समस्या है तो वो बताए। तो निश्चित रूप से चूंकि पहलवान भी अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से पहले पहलवानों ने कहा कि हम आमरण अनशन करेंगे इंडिया गेट पे, और उसके बाद आमरण अनशन नहीं हुआ। फिर कहा गया कि 9 जून को हम लोग जंतर मंतर पर फिर से बैठेंगे, वो भी उसको भी कहीं ना कहीं टाला गया। तो निश्चित रूप से आज भी महापंचायत चूंकि कल बुलाई गई थी, अब देखना होगा कि आज ये महापंचायत होती है या नहीं होती है, क्योंकि पहलवान भी जो है वो अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। इस बीच आपने देखा कि बृजभूषण शरण सिंह के घर पर जाकर दिल्ली पुलिस ने करीब 12 लोगों के बयान दर्ज कराए और अब तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में 137 लोगों के बयान दर्ज करा चुकी है। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में एक महापंचायत चूंकि बुलाई गई थी जिसमें विनेश फोगाट और संगीता फोगाट के भी आने की खबर है। तो अब देखना होगा कि ये महापंचायत चूंकि विनेश फोगाट के गाँव बलाली गाँव में होने वाली है, तो अब देखना होगा कि इस महापंचायत को आज कराया जाता है या नहीं कराया जाता है। पहलवान अपनी क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार किस तरीके से रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल पहलवानों का रुख नरम हुआ है, लेकिन इस महापंचायत होती है कि नहीं होती है ये भी अपने आप में संशय बना हुआ है। ठीक है पीयूष, नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण के खेल पर न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपके भरोसेमंद चैनल ने दिखाया था कि कैसे गेम के नाम पर मासूम बच्चों को बरगलाया जा रहा है और कैसे एक जैन परिवार का बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो गया। खबर के बाद अब यूपी सरकार के साथ ही गृह मंत्रालय भी हरकत में है। जाहिर है कि धर्मांतरण के ऑनलाइन गेम की परतें अभी और खुलेंगी, लेकिन फिलहाल सवाल वही है कि क्या वाकई ये खेल सिर्फ गाजियाबाद तक ही सीमित है या इसकी जड़ें और ज्यादा गहरी है। देखिए रिपोर्ट। न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, हरकत में गृह मंत्रालय और यूपी सरकार। धर्मांतरण के ऑनलाइन गेम पर कड़ा प्रहार। सिर्फ गेम खेलते खेलते कोई अपना धर्म बदल दे, सुनने में अजीब लगता है, मगर ये सच है और एक ऐसा सच जिससे अब हर अभिभावक को सतर्क रहने की जरूरत है। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण के गेम के खुलासे के बाद अब एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। न्यूज 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय और यूपी सरकार ने गाजियाबाद पुलिस से जानकारी मांगी है। अल्पसंख्यक आयोग भी हरकत में है, उसने भी रिपोर्ट मांगी है। जैन समाज के एक नाबालिग लड़के को 5 वक्त का नमाजी बना दिया। इसे लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने भी चिंता जाहिर की है। आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। मामले में 12 जून तक रिपोर्ट तलब की है। सरकार की नाकामी हर चीज में नजर आ रही है। सरकार रेल हादसों को रोक नहीं पा रही है, महंगाई को रोक नहीं पा रही है, पेट्रोल के दामों को रोक नहीं पा रही है, देश की सुरक्षा के लिए भी सरकार कोई काम कर नहीं पा रही है, सिर्फ अपना महिमा मंडन कर रही है। अगर ये ऑनलाइन गेमिंग का मामला है जो कि पाकिस्तान का, जिसमें जो है कनेक्शन निकल कर आ रहा है, उसमें धर्मांतरण का भी एंगल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये देश की सुरक्षा का मामला है। हो सकता हो कि वो कैसा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऐसा, और बाद में उनका कुछ और ही करने का मूड हो या उनका कोई प्लान हो। तो सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? पाकिस्तान से एक ऑनलाइन गेम चलाया जा रहा है, सरकार के आईटी विभाग को इसकी कोई खबर नहीं है, भारत से लोग उसमें लॉगिन हो रहे हैं। दरअसल पूरे मामले में पुलिस के सामने चुनौतियां बड़ी हैं।
इसलिए पुलिस ने ऑनलाइन ऐप्स को भी चिट्ठी लिखकर नाबालिगों का डाटा मांगा है। पुलिस की कोशिश उस नेटवर्क तक पहुंचने की है जो इस पूरे खेल का हिस्सा है। इसके लिए पुलिस ने गेमिंग कंपनी से भी जानकारी मांगी है। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है। नन्नी ने पूछताछ में बताया है कि गिरोह का सरगना मुंबई के ठाणे का रहने वाला है, जिसका नाम बद्दो है। साफ है कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, नए नए तार भी जुड़ते जाएंगे, क्योंकि पहली नजर में ये मामला भले ही एक शहर से जुड़ा लगे, लेकिन जिस तरह से बच्चों को शिकार बनाया गया है, उससे इस गिरोह की खतरनाक मंशा स्पष्ट हो रही है। पुलिस इस मामले में टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच की कोशिश में है, ताकि ये साफ हो सके कि कहीं ये पूरा रैकेट किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं। कुल मिलाकर जांच एजेंसियां हरकत में हैं और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। लेकिन ये घटना सबक है उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों की डेली रूटीन पर नजर नहीं रखते। इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी सावधान रहिए कि ऐसे नेटवर्क के रडार पर कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।